चुनाव का लंबा समय, लगभग 80 दिनों का। इस दौरान तपती गर्मी, चिलचिलाती धूप, 2.5 महीने की लंबी मशक्कत के बाद अब वक्त आया है चुनाव परिणाम का। कल चुनाव परिणाम आने वाले हैं। इस दौरान बहुत सारी बातें हुई। चुनाव आयोग पर कई आरोप लगे, पक्ष विपक्ष बीच में वाकयुद्ध चलता रहा। पूरा देश चुनावी गर्मी से तपता रहा। आज के इस कार्यक्रम वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में हम बहुत सारी बातें करेंगे। हम बातें करेंगे चुनाव के लंबे समय को लेकर, चुनाव के मौसम को लेकर। हम बातें करेंगे पक्ष और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर भी। बातें होगी एग्जिट पोल को लेकर भी और उसकी जो व्यवहारिकता है उसको लेकर भी। हम बातें करेंगे सत्ता पक्ष के दावों की भी और हम बातें करेंगे विपक्ष के दावों की भी। हम बातें करेंगे चुनाव परिणामों को लेकर भी और हम बातें करेंगे देश के भविष्य पर भी। आज के इस कार्यक्रम वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में हम बहुत सारी बातें करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और आज हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं जनाब तारिक अनवर। तारिक अनवर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। तारिक साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो लगभग 50 साल का इनका राजनीतिक इतिहास हो चुका है। कटिहार से ये सांसद कई बार चुने गए, 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी बने, 1 बार इन्हें मंत्री बनने का भी मौका मिला। कई विपरीत और सार्थक परिस्थितियों के बीच इन्होंने अपना राजनीतिक संघर्ष जारी रखा। खास बात यह रही कि इन्होंने कभी कटिहार को छोड़ा नहीं। तो हम इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले चुनाव को लेकर। तारिक साहब, 16 मार्च जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी जी, और आज है 3 जून, कल चुनाव परिणाम आएंगे। लगभग 80 दिनों का सफर और इस दौरान तपती गर्मी, चिलचिलाती धूप, लोग परेशान। चुनाव आयोग के इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? गर्मी में चुनाव करवाना और इतने लंबे समय तक चुनाव चलाना। मेरा ख्याल है इसको ठीक किया जा सकता था। और जाहिर है कि हमारे यहाँ खास के नॉर्थ इंडिया में जो गर्मी का आलम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इतनी तपिश, इतनी धूप, इतनी गर्मी, उसमें ये चुनाव को इतना लंबे समय तक जिस तरह से चुनाव आयोग ने उसकी तिथि मुअय्यन किया या उसका कार्यक्रम बनाया, वो बहुत ही तकलीफदेह था। उम्मीदवारों के लिए भी तकलीफदेह था, प्रशासन के लिए तकलीफदेह था और सबसे ज़्यादा तो मतदाताओं के लिए तकलीफदेह था। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इतने लंबे समय तक लोकसभा का चुनाव चलता रहा, जारी रहा। 7 चरणों में ये चुनाव कराया गया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक तरफ तो हम ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था सब ठीक है, प्रशासन ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का ही मिसाल बनाकर इस चुनाव को लंबा खींचा गया। और जैसा मैंने कहा कि 7 चरणों की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये 2 चरण में भी मैक्सिमम हो सकता था। और चूँकि हमारे यहाँ जो पारामिलिट्री फोर्स की कमी नहीं है, पुलिस की कमी नहीं है, प्रशासन की कमी नहीं है, उसके बावजूद इतना लंबा खींचने का उद्देश्य क्या था, ये अभी तक लोगों के समझ में नहीं आया। आप क्या समझते हैं, क्या उद्देश्य रहा होगा चुनाव आयोग का? हमको लगता है एक तो जो शासन में लोग हैं या कहिए प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनका मंत्रिमंडल है, इन लोगों ने ये सारी योजना बनाई
और उनको लगता था कि जितना लंबा समय खींचेंगे हम, उतना ज़्यादा हमको चुनाव प्रचार करने का मौका मिलेगा। और ख़ास तौर पर जब जो कि भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से नरेंद्र मोदी जी पर निर्भर थी, तो नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र में जा सके, ये उसके लिए इतना लंबा ये कार्यक्रम बनाया गया। आपके हिसाब से 2 या 3 चरणों में कराया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल, हमेशा होता रहा है। होती और प्रशासन और अधिकारियों को भी दिक्कत नहीं होती। चल, इस दौरान एक साहब होता है कि लंबा समय तक चुनाव चलने से देश का यातायात, व्यापार सब ठप भी पड़ जाता है, कमजोर भी हो जाता है। बिल्कुल, उसका असर सब चीज पर पड़ता है, सारी चीजों पर पड़ता सारी चीजों पर पड़ता है। तो ज्यादा बेहतर हो कि 2 या 3 चरणों में कराया जाए। हमेशा ऐसा ही होता था। ये पहली बार हमको लगता है कि 7 7 चरण में चरणों तो पिछली बार भी हुआ, लेकिन समय कम लगा। हाँ। इस बार उसका जो ड्यूरेशन था वो कम था। हाँ, 2 फेज, लेकिन ये 7 चरण के साथ साथ ड्यूरेशन भी लंबा हो गया। पहला फेज 19 अप्रैल और और लास्ट फेज 1 जून, हाँ। करीब 45 दिनों का समय। जी, अच्छा, ये तारिक साहब, इस चुनाव के दौरान कई मुद्दे उठे। सबसे पहले हम पक्ष विपक्ष के मुद्दों की बात करते हैं। सत्ता पक्ष ने कई मुद्दे उठाए। लगता है कि इस बार सत्ता पक्ष मुद्दा विहीन था। सत्ता पक्ष से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंगलसूत्र, भैंस खोलना, टोटी खोलना, मुस्लिम घुसपैठिया, ये सब मुद्दे सत्ता पक्ष ने, मछली, मटन, प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि विपक्ष के ने मुद्दे उठाए बेरोजगारी, महंगाई और संविधान बचाने का मुद्दा। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए गए मुद्दे जनता को कहाँ तक भाई, उन्हें कहाँ तक अच्छा लगा, या फिर विपक्ष के मुद्दे जनता के बीच कहाँ तक पहुँच पाए? इन दोनों ही मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। देखिए, ऐसा था कि 10 साल का जो नरेंद्र मोदी जी का शासन रहा, अगर उसमें कोई ऐसी उपलब्धि होती, चाहे वो बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, महंगाई के क्षेत्र में हो, गरीबी दूर करने के क्षेत्र में हो, भ्रष्टाचार कम करने के क्षेत्र हो, तो शायद प्रधानमंत्री उन चीज़ों का जिक्र करते, उसको ही चुनाव का मुद्दा बनाते। लेकिन उन्होंने इसको मुद्दा नहीं बनाया। उनको लगा कि हमारे पास जनता को बताने के लिए ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर हम चुनाव के मैदान में जाएं। तो उन्होंने शुरू से ही चुनाव को भटकाने की कोशिश की। और जैसा आपने जिक्र किया कि जिस तरह की बातें उन्होंने, जिस तरह के मुद्दों को उठाया, जिस तरह से जो हमारे देश के अंदर एक सांप्रदायिक सद्भाव है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई, ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, और बहुत नीचे स्तर तक हम लोग देखते हैं दुनिया के जहाँ जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ चुनाव होता है, तो हम लोग उसको देखते भी हैं, उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। किसी भी देश में मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इस स्तर पर जाकर चुनाव को ले जाने की कोशिश की हो। तो क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री के मुद्दे जनता तक पहुँचे, जनता को वो मुद्दे रास आए या नहीं आए? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री के मुद्दों पर वोटिंग हम अगर देखें, इसको 2 तरह से देखना है। एक तो शॉर्टकट होता है कि उसका लाभ अविलंब, तत्काल लाभ हमको मिलता है कि नहीं मिलता है, और एक दूरगामी होता है कि उसका हमको लंबे समय तक उसका फ़ायदा मिले। हमको लगता है कि प्रधानमंत्री तत्काल पर उनका ध्यान ज़्यादा है, इसलिए कि आप देखिएगा कि हर चुनाव में उनके मुद्दे अलग हो जाते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि जो पिछले चुनाव में जो उन्होंने वादा किया उसको दोहराया नहीं जाए, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करे। जैसे बेरोजगारी दूर करने की बात उन्होंने कही थी 2014 में, काला धन लाने की बात कही थी, अच्छे दिन की बात की थी, बहुत सारे ऐसे वादे किए थे जिस पर लोगों ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, उनका समर्थन किया। लेकिन ठीक है, जब वो अभी इस चुनाव में उसका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं भी उन्होंने इस बात की बात नहीं बताई कि आखिर बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने 10 साल में कौन सा कदम उठाया। मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने जो मुद्दे उठाए, क्या जनता को वो मुद्दे रास आए? क्या जनता ने उन मुद्दों के आधार पर वोटिंग किया? नहीं। हाँ,
हमको जो अभी तो खैर कल परिणाम आएगा। आपको क्या लगता है, हमको- जनता ने वोटिंग की या नहीं? नहीं, हमको नहीं लगता है कि जनता ने उनके इन सब चीज़ों को सब गंभीरता से लिया होगा। बल्कि एक तरह से कहा जाए कि जनता को ये अपेक्षा ही नहीं होगी कि देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करे, भैंस खोलने की बात करे, सोना छीनने की बात करे या धन को बांटने की बात करे, मछली मटन की बात हाँ, करें। मटन और मछली की बात करे। तो इस तरह की बातें करके वो एक तरह से, जैसा मैंने कहा कि वो चुनाव को भटकाना चाहते थे। हो सकता है कि उनको थोड़ी कामयाबी मिली होगी, हम ही नहीं कह उन्होंने सकते। टेम्पो भर रुपये के कालाधन की भी बात की है। हम्म। अडानी और अंबानी के टेम्पो हाँ। वाले रुपये की भी बात की है। काले, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम काला धन समाप्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी ने काला धन कांग्रेस को पहुंचाया या विपक्ष को पहुंचाया। मेरा एक सवाल है कि जब प्रधानमंत्री को मालूम है कि अडानी अंबानी काला धन पहुंचाते हैं, तो कार्रवाई तो पहले उन पर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो वो तो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही उनके मित्र हैं। और हकीकत ये है, हम कांग्रेस की तरफ से भी और राहुल जी की तरफ से भी कई बार ये बात कही जा चुकी है कि हमारे प्रधानमंत्री आम जनता के लिए काम नहीं करते हैं, मुख्य रूप से वो उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, और उसमें अडानी अंबानी दोनों आते हैं। तो उनका अगला सवाल ये है कि 2014 में प्रधानमंत्री का बिंदु था प्रधान सेवक, 2019 में चौकीदार, और 2024 में नॉन बायोलॉजिकल पर्सनैलिटी, भगवान के भेजे हुए दूत। हाँ, तीनों में काफ़ी अंतर है। बिल्कुल। कैसा आप इसको कैसे देखते हैं? तो वही हमने कहा ना कि हमारे देश के जनता का मेमोरी जो कहते हैं हम, वो थोड़ा शॉर्ट है, और इसी का फ़ायदा वो उठाते हैं कि जो बातें आज से 2 साल पहले उन्होंने कही, वही उनको ये लगता है कि जनता भूल गई, जनता को याद नहीं है, और इसलिए नई बात कह के वो फिर लोगों को भटकाते हैं, लोगों को एक तरफ से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, और उसमें कहीं कामयाब भी होते हैं। वो हम ही नहीं कहते कि नहीं होते, कामयाब भी होते हैं, लेकिन देश के हित में वो नहीं है। इसलिए हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि अगर इसी तरह की बात कहकर अगर वो चुनाव जीतते रहेंगे, तो आने वाले समय में देश का बहुत नुकसान होगा, देश का भला नहीं होगा। अच्छा, आते 2014 के चुनाव पे, 2014 में उन्होंने बदलाव और विकास का मुद्दे पर वोट मांगा, लोगों ने जमकर वोट किया था। जनता चेंज चाहती थी। 2019 में शहीदों के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, पुलवामा के नाम पे वोट मांगा। 2024 में वो तो कर 2024 में उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। मेरा सवाल ये कि राम मंदिर का मुद्दा था, हाँ, वो कारगर हुआ या नहीं, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में लोग भावुक हैं, भावना में बह जाते हैं। ये बात सही है कि इन्होंने कोशिश ज़रूर किया राम मंदिर को एक इशू बनाने का, उसका राजनीतिक लाभ उठाने का, लेकिन मेरा ख्याल है कि देश की जनता उस बात को समझ चुकी थी, और या तो उन्होंने उसमें विलम्ब हुआ उनसे उसको मुद्दा बनाने में, जो भी कारण रहा हो। इसलिए देखिए, आप हर चरण में उनका मुद्दा बदलता चला गया, उनकी भाषा बदलती चली गई। तो ये जाहिर करता है कि वो किसी एक मुद्दे पर स्टिक नहीं किया उन्होंने। आगे हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। हाँ। अब आज आते हैं विपक्ष के मुद्दे पर। विपक्ष ने मुद्दा उठाया बेरोजगारी, विपक्ष ने मुद्दा उठाया महंगाई, विपक्ष ने मुद्दा उठाया संविधान बचाने का। 3 मुख्य मुद्दे विपक्ष के रहे। इसके अलावा हालांकि कांग्रेस ने 25 गारंटियां दी है अपनी तरफ से, लेकिन मुद्दे 3 ज़्यादा थे। एक चौथा मुद्दा भी था उनका, 5 किलो राशन के बदले 10 किलो राशन देने का ऐलान, लेकिन काफ़ी लेट आया, 2 चरण के मतदान के बाद आया। पहला सवाल ये कि आपको क्या लगता, पहले 3 मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई और संविधान बचाने का मुद्दा, ये जनता के बीच कहाँ तक पहुँचा और कितना कारगर? काफ़ी दूर तक गया। हमको लगता है कि बहुत अब ये चुनाव के परिणाम से पता चलेगा। हम लोग अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये तीनों मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे और आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ था।
आम लोगों से जुड़ा हुआ था, नौजवानों से जुड़ा हुआ था। भ्रष्टाचार ये कारगर रहा आपको लगता है? मैं समझता हूँ जरूर कारगर रहा। अब तीनों मुद्दे में बल्कि एक तरह से ये कहा जाए कि विपक्ष जो है वो काफी हद तक कामयाब रहा इन मुद्दों को उठाने में, और इसको चुनाव का एक मुद्दा विपक्ष के बना। पास मीडिया का सहारा नहीं था, जी। ना प्रिंट ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। विपक्ष के पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे। कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। फ्रीज कर दिए गए। तो फिर भी राहुल गांधी या आपकी बाकी नेता जो पार्टी के या विपक्ष नेता, आप तेजस्वी की बात कर लें, ममता की बात कर लें, प्रियंका गांधी की बात कर लें, अखिलेश की बात कर लें, उद्धव ठाकरे की बात कर लें, स्टालिन या विजयन की बात कर लें, सब लोग लगे रहे। तो क्या आपको लगता है कि इन सबकी मेहनत रंग लाई, जनता तक के लोग मैसेज पहुंचाने में सफल रहे? बिल्कुल, काफ़ी हद तक। हम ये नहीं कहेंगे पूरी तरह से, लेकिन काफ़ी हद तक ये चुनाव का मुद्दा बना रहा और चुनाव में ये आवाज़ गूंजती रही किसी न किसी रूप में। और मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी ने जिस तरह से कोशिश की, उनका प्रयास रहा कि इन मुद्दों पर बातचीत ना हो, इस पर कोई चर्चा ना हो, और वो अपने मुद्दे पर लाने की कोशिश किया। देखिए, मतलब चुनाव में इस तरह से खुलकर सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करना और एक धर्म विशेष के ऊपर हमले करना, ये मैं सोचता हूँ कि दुनिया में किसी कोई प्रधानमंत्री शायद ऐसा नहीं करता होगा। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो सत्ता में आने के लिए वो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या नहीं लगता विपक्ष ने अपने मुद्दों को जितना जनता तक पहुंचाया, उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पहुंचा दिया? तो उसकी वजह तो आपने बता ही दिया है कि जो कि मीडिया का समर्थन उनको था। तो अगर प्रधानमंत्री लगातार इनके मुद्दों पर सवाल उठाते रहे, हाँ, इस कारण वो मुद्दे जनता तक ज्यादा पहुंचे। विपक्ष के मुद्दे जो थे आज विपक्ष की जो बात थी या विपक्ष का जो मुद्दा था, हालांकि हमने उसको सड़क पर ले जाने की कोशिश की, कामयाब भी हुए हम जनता के बीच पे, लेकिन जो कि हमारे साथ मीडिया नहीं था, मीडिया का सहयोग नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री ने आपके मुद्दों को उठाकर खुद ही जनता तक पहुंचा दिया। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने हमारे घोषणा पत्र पर ज्यादा बहस किया। हाँ, तो वो ज्यादा चर्चा की बजाय अपने घोषणा पत्र के। उनका घोषणा पत्र की तो चर्चा कहीं सुनने में नहीं आई। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगातार कटाक्ष करके उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप उनका घोषणा पत्र को पढ़ें। लोगों ने पढ़ा और इसलिए वो घोषणा पत्र ज्यादा लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल। अच्छा, आगे आते हैं। कांग्रेस के एक मुद्दे पर जो घोषणा थी कि हम मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं, हम 10 किलो राशन देंगे, लेकिन ये काफी लेट आया, जनता तक पहुंचा ही नहीं। दो चरण के बाद शायद अगर पहले आता तो कारगर मुद्दा हो सकता था ये, लेकिन काफी विलंब से आया। क्या लगता है कांग्रेस की? हाँ, मेरा ख्याल है कि उसमें कांग्रेस को पहल करने में देर किया कांग्रेस ने, गलतियां हुई हमारे। और हाँ, अगर उसको हम लोग पहले ही चरण से शुरू कर घोषणा पत्र में ले आते तो ज्यादा अच्छा होता। घोषणा पत्र में ले आते या पहली चरण से जब से चुनाव शुरू हुआ उसी समय इस बात की अगर घोषणा करते तो 5 किलो राशन वाले जितने वोटर थे कन्वर्ट हो सकते थे 10 किलो वोटर के। सही बात। लेकिन इसमें 5 किलो पर्याप्त नहीं है, और भले ही प्रधानमंत्री जी उसका श्रेय लेने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत यह है कि एक परिवार के लिए 5 किलो राशन पर्याप्त है। साहब, इसका दूसरा पक्ष भी है। एक तरफ आप बात करते हैं कि 5 किलो राशन देकर आप लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाते हैं, ये कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, और दूसरी ओर आप 10 किलो राशन देने की बात भी करते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत इलाज नहीं है? नहीं, हमने इसलिए किया कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा। हाँ, नहीं, सवाल ये था कि ये इसी बात का कैश करा रहे थे, लगातार चुनाव के पहले से ही ये प्रयास कर रहे थे। इन्होंने 5 साल के लिए उसको लगातार कर दिया। पहले ये जब हुआ था, जब इसको लाया गया था, तो उस वक्त ये कहा गया था कि चूँकि कोरोना आया था, कोरोना के बाद लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, तो उससे निपटने के लिए दरअसल ये योजना तो कांग्रेस की है, खाद्य आपूर्ति योजना। 5 किलो राशन तो कांग्रेस देती आई थी, उसमें 2 रुपया और 3 रुपया खाली पैसे लेती थी, और बीजेपी सरकार ने उसको फ्री कर दिया। हाँ, तो नहीं, वो जो भोजन का अधिकार, ये तो हमारा बिल हमने बिल, हाँ, ये बिल हमने लाया, कांग्रेस ने लाया और उसको इंट्रोड्यूस किया। उसी के अंतर्गत
उसी के निर्देशानुसार ये बिल या इसको लागू करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। अब आते हैं हम लोग एग्जिट पोल पे। आजकल एग्जिट पोल काफ़ी चर्चा में है। 1 तारीख को एग्जिट पोल आए, इस बार एक नहीं, 2 नहीं, 9 कंपनियों ने एग्जिट पोल किए और सबको परिणाम एक ही दिशा में नजर आते हैं। कोई 10 सीट बीजेपी एनडीए कोई ज़्यादा दे रहा, कोई कम दे रहा। 350 से 402 के बीच सबके आंकड़े हैं। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे देश में एग्जिट पोल का कोई औचित्य नहीं है। यह संभव ही नहीं है कि उसको सही ढंग से आप उसको बता सकें। कारण कि एक तो यहाँ डर का माहौल है, लोग कोई सच बोलता नहीं है, वोट किसी को देगा, बोलेगा किसी को। और दूसरा है कि इस बड़े सिंपल साइज में करना, छोटे छोटे सिंपल साइज से एग्जिट पोल का निर्णय निकालना काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल। तो बड़े सिंपल साइज में एग्जिट पोल करना, जिसमें काफ़ी एक्सपेंसिव और भारत एक गरीब देश है। तो क्या आपको क्या लगता है कि तो कल जो 2 दिन पहले परसों एग्जिट पोल आए, सारे एक दिशा में बता रहे हैं और वही एक बता रहे हैं एग्जिट पोल जो शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ऐलान कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है एग्जिट पोल सही है? इसका औचित्य क्या है? क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए और जो सही जो उसका उत्तर है वो सामने आना चाहिए, जो लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल हुआ, बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिक्रिया उसमें आई है कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी पोल है। मोदी जी के निर्देश पर ये तमाम जो भी कंपनियों ने पोल है, हाँ, जो उन्होंने कंपनियों ने ये किया एग्जिट पोल, वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं दबाव में हुआ है, वो एक निष्पक्ष ढंग से नहीं किया गया है। नहीं तो जिस तरह के जो उसमें परिणाम दिखाए जा रहे हैं और एक पार्टी विशेष यानी भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे दिखाने की जो कोशिश है, वो इस बात का सबूत है कि जो कुछ एग्जिट पोल का जो परिणाम आया है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है। अच्छा, एक बात बताइए, 2 दिन या 3 दिन पहले अगर मानिए एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं तो 3 दिन के लिए एग्जिट पोल में अपनी जीत दिखाकर बीजेपी को या सत्ता पक्ष को क्या फायदा हो सकता है? उसका एक ही चीज़ है कि एक साइकोलॉजिकल, जिसको आप कहते हैं, वॉर है। अब चुनाव हो गया, अब चुनाव के बाद गिनती होनी है, रिजल्ट आना है, तो प्रशासन पर भी और विपक्ष पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश होती है एग्जिट पोल के द्वारा, ताकि हमारा जो कार्यकर्ता है, विपक्ष का जो कार्यकर्ता है, वो डिमोरलाइज रहे कि हम तो हार चुके हैं, हमारा तो सब कुछ खत्म हो चुका है, और प्रशासन भी एक तरह से उसके पक्ष में आ जाए कि भाई अब तो बीजेपी की सरकार बन रही है या बीजेपी बहुत आगे चल रही है, तो इसी को समर्थन करो, इसी का सहयोग करो। यानी आप इसे कह सकते हैं कि एग्जिट पोल को एक माइंड गेम के रूप में राजनीतिक हथियार बनाकर, बिल्कुल राजनीतिक हथियार बना लिया गया है। बना लिया गया। तो यानी सत्ता पक्ष जो है एग्जिट पोल को राजनीतिक हथियार के रूप में यूज कर रहा है। हाँ। माइंड गेम करके खासकर अधिकारियों और प्रशासन को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है। आपका कहने का मर्ज यही है? बिल्कुल, हमारा यही मानना है कि इस पूरे एक्सरसाइज के पीछे उद्देश्य यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे माहौल बनाया जाए, ताकि प्रशासन के अधिकारी उनके दबाव में रहे। बिल्कुल। क्या आपको लगता है एग्जिट पोल तो अब परिणाम तो आ गए एग्जिट पोल के, तो अब कल परिणाम आने वाले हैं जी। कुछ घंटे का वक्त रह गया, 24 घंटा भी नहीं रहा। आपको क्या लगता है परिणाम बदलेंगे? हमको तो लगता है, और काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं एग्जिट पोल के बाद। उस पर जो विश्लेषण बहुत जगह आए हैं उसको मैंने देखा है, उसमें भी लोगों ने कहा है कि कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो इस बात को दर्शाता है कि इन लोगों ने एग्जिट पोल करने वाले जो वस्तु स्थिति है उसको भी सामने नहीं रखा है। जैसे तमिलनाडु का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको कि तमिलनाडु में ये दिखाया गया कि कांग्रेस को 13 सीट आ रही है, जबकि कांग्रेस वहाँ 9 सीट पर लड़ी, 9 सीट पे लड़ी है। हाँ, और 13 सीट दिखा रहे हैं। तो इसी तरह 2-3 जगह का दिखाया है। केजरीवाल जी का भी स्टेटमेंट आया है
केजरीवाल का भी, अरविंद केजरीवाल जी का भी स्टेटमेंट आया है कि राजस्थान में 25 सीटें हैं और एक एग्जिट पोल ने वहाँ उसको बीजेपी को 33 सीट दिखा दी। 33 सीटें दिखा रहे। तो इस तरह की चीजें आई यानी हैं। हड़बड़ी में सब गलतियां हुई। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि काफी सुधार होगा। आपको लगता है कि बदलाव होगा? बदलाव होगा, अवश्य होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्शन के दौरान में जो हम लोग घूमे हैं, जहाँ भी हम लोगों ने भी देखा है, और जो निष्पक्ष पत्रकार हैं उन्होंने भी इसका विश्लेषण किया था, तो कहीं ये नहीं दिखाया कि एक तरफा जीत होने वाली है या भारतीय जनता पार्टी को इतना जन समर्थन बड़े पैमाने पर मिलने वाला है। ऐसा किसी ने भी ने भी उसको दिखाया नहीं। तो वैसी हालत में हमको लगता है कि ये मैनिपुलेटेड है, और आने वाला जो परिणाम, सही परिणाम जो आएगा, वो एग्जिट पोल के बजाय जो सही परिणाम आएगा उसमें काफ़ी परिवर्तन होगा। आपको क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी, इंडिया या एनडीए? देखिए, हम लोग तो मान के चल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, और उसकी कई वजूहात हैं, कई कारण हैं। खड़गे साहब ने जो 295 का आंकड़ा दिया, आपको लगता है वो आएगा? बिल्कुल आ सकता है। इसलिए आ सकता है कि जो हमारे जितने गठबंधन के जो पार्टियां हैं, उनके नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से, तमाम लोगों से जो हमको फीडबैक आया है, उसी के बुनियाद पर खड़गे जी ने 295 का जो फिगर दिया है, उसी आधार पर दिया है। क्योंकि उन्होंने तमाम पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुलाया था, और एक एक नेता से उन्होंने बातचीत की, और जो उन्होंने अपने स्टेट के बारे में जो तस्वीर, जो चित्र पेश किया, वही हमारा आधार है। अच्छा, चुनाव को लेकर अभी हम आपके व्यक्तिगत चुनाव पे आएंगे, उसके पहले पूरे देश के चुनाव को लेकर मेरा दो सवाल है। एक तो ये बताइए, इस चुनाव की सबसे अच्छी बात क्या रही, पॉजिटिव थिंग, और दूसरा इस चुनाव की सबसे नेगेटिव बात क्या रही आपकी नज़र में, और विपक्ष की नज़र से? देखिए, पॉजिटिव तो अब ये कह सकते हैं कि हर 5 साल के बाद हमारे देश में चुनाव होता है, और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव। इस चुनाव की जो 5 साल में विपक्ष और पक्ष ने चुनाव लड़ा, इस चुनाव लड़ने के दौरान जो 80 दिनों का सफर रहा आप लोगों का, इस चुनाव के दौरान सबसे अच्छा क्या महसूस हुआ चुनाव के संदर्भ में, और सबसे निगेटिव क्या महसूस हुआ? एक तो हमको लगा कि चाहे विपक्ष हो या जो सरकार का पक्ष हो, एक के जो पहले जो होता था एग्रेसिवनेस, जिसको हम कहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा यूँ कहिए कि इन्वॉल्व होते थे, या बहुत ज़्यादा उनका उसमें योगदान होता था, बहुत ज़्यादा माहौल जो बना रहता था, तो वो नहीं, टेंस जो होता था, और पब्लिसिटी पर, और जो आमतौर पर सीधी भाषा में कहें कि बहुत ज़्यादा माहौल गरमाया नहीं। हाँ, उस तरह से गरमाया नहीं। आप अच्छा मानते हैं, निगेटिव मानते हैं? नहीं, अच्छा मानते हैं कि अब लोगों ने शांति से इससे पूरे प्रक्रिया में, पूरे जो प्रोसेस था उसमें हिस्सा लिया, और अपनी जो उनका मत था उसको उन्होंने पेश किया, उनको जाहिर किया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा क्या रहा और सबसे निगेटिव क्या रहा? हाँ, तो विपक्ष के नज़रिए से तो हम यही कहेंगे कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूरा चुनाव हुआ है। ये सही है कि हालांकि इलेक्शन कमीशन का रोल सही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात किया, जहां उनको नोटिस देना था नोटिस नहीं दिया, जहां उनको एक्शन लेना था एक्शन नहीं लिया, और यही वजह है कि जो भी एक तरह से कहा जाए कि प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को पूरी छूट थी कि जिन शब्दों का इस्तेमाल करना हो, जिन बातों का। इलेक्शन कमीशन के आरोप पे भी हम आने वाले हैं, तो इसमें आपको क्या नहीं लगता कि इस चुनाव की सबसे अच्छी बात, अगर विपक्ष के दृष्टिकोण की बात करें, तो प्रधानमंत्री ने हमेशा विपक्ष के मुद्दों को फॉलो किया, जबकि हर बार उल्टा होता था, विपक्ष सत्ता पक्ष के मुद्दों को फॉलो करता था। तो एक विपक्ष के हित में अच्छी बात ये रही कि प्रधानमंत्री कभी अपने एक बात पे स्टैंड नहीं कर पाए, और हमेशा उन्होंने विपक्ष के मुद्दों को फॉलो किया। दूसरा निगेटिव बात अगर माने, तो प्रधानमंत्री के जो भाषणों का स्तर था वो बहुत नीचे स्तर पर गिर गया था, बहुत जो नहीं होना चाहिए था। तो वो मैंने कहा आपको कि भाई हम लोग
पूरे दुनिया में इस तरह का। और तीसरा अगर माने तो चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे। हाँ, अच्छा, हम आते हैं अब चुनाव आयोग पर। चार महत्वपूर्ण आरोप विपक्ष ने लगाए। सबसे पहला था जो कोर्ट में भी मामला चला कि वीवीपैट की रसीद को ईवीएम के वोटों से मिलाने का मुद्दा था। फिर फॉर्म 17C को अपलोड करने का मुद्दा था। इस दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराने का मुद्दा रहा। ये कई मुद्दे ऐसे रहे जो चुनाव आयोग पर ऐसे आरोप लगते रहे कि ऐसा चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। और एक आरोप लगा उन पे कि 11 दिन बाद आप आंकड़ा वोटिंग के डाटा अपडेट करते हैं, उसमें 6% बढ़ा देते हैं। इसका चुनाव आयोग ने कोई सटीक जवाब भी नहीं दिया और आज तक लोगों का कहने का आज तक ऐसा हुआ भी नहीं। अगर चुनाव आयोग की भूमिका सकारात्मक रहती और विपक्ष संतुष्ट रहता तो क्या आपको पहले तो ये बताइए कि चुनाव आयोग की इस कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं, इस पे आपका क्या कहना है जो आरोप लगे? और दूसरा, अगर चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करा देता तो क्या आज स्थिति और क्या होती? हाँ, देखिए, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है और हम सब लोग उससे अपेक्षा करते हैं कि चुनाव सही ढंग से कराए, निष्पक्ष होकर कराए। और आपने जो कहा कि लेवल प्लेइंग जो होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, वो होना चाहिए था। तो लेकिन उस समय तो चुनाव आयोग का जो भूमिका रही वो बहुत संतोषजनक नहीं है। तो वोटों से वीवीपैट से मिलाने में क्या परेशानी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और फॉर्म 17 से शुरू से ही अपलोड करने में क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। जो अब हमारे यहाँ डिजिटल पूरी दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी पे चलती है। टेक्नोलॉजी पे घंटों का काम मिनटों में होता है, दिन का काम घंटों में होता है। और हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो इन सब चीज़ों में इतना विलंब क्यों? तो 11 दिन बाद डाटा को अपडेट करना वो भी एक सवाल है। बिल्कुल नहीं, ये तो सही है कि लोगों के दिल और दिमाग में इलेक्शन कमीशन को लेकर काफ़ी शिकायत है या कहिए शक और शुबा है। तो उनका जो रोल था वो एक निष्पक्ष संस्था का रोल नहीं हो सकता है। ऐसा लगता था कि वो किसी पार्टी विशेष के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम तारिक साहब के व्यक्तिगत राजनीति पर कि कल चुनाव परिणाम आ रहे हैं। तारिक साहब, आपको क्या लगता है, आप कहाँ रहेंगे? देखिए, हमें उम्मीद है, जो हमारे पास फीडबैक आया है, जो लोगों की जानकारी हमको मिली है, और हम लोगों ने भी इसको एक तरह से अपने स्तर से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सर्वे किया है या जानकारी हासिल की है, उसके अनुसार हमें लगता है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। आप जीत रहे हैं। अगर आप जीते तो आप बताएं कि आपके पहले 5 प्राथमिक कार्य क्या होंगे? 5 काम ऐसे बताइए जो आपके जहन में है कि जीतने के बाद पहले 5 काम वो करेंगे। देखिए, 3-4 चीज़ें कटिहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। एक तो बेरोजगारी। हमारे यहाँ 2 जूट मिल हुआ करती थी, कई दूसरे छोटे बड़े कारखाने हुआ करते थे, लेकिन इधर जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन केंद्र में आया, यानी कहा जाए 2014 से, तो जो इनकी नीति रही या नीयत रही, उसके अनुसार हमारा जूट मिल तो बंद हो गया। हम लोगों ने उसके लिए बहुत प्रयास किया, सामूहिक प्रयास किया, तमाम विपक्ष को लेकर हम और भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को लेकर हम गए, और स्मृति ईरानी जो हमारे मिनिस्टर टेक्सटाइल थी, उनसे मिले थे। उनको पूरी तरह से समझाने की कोशिश हम लोगों ने किया कि कटिहार एक समय था कि औद्योगिक। क्या प्राथमिकता होगी? आप क्या जूट मिल खोलेंगे? मेरा यही रहेगा कि फिर से यहाँ पूंजी निवेश हो, फिर से यहाँ कल कारखाने खुले। सीधी भाषा में हम पूछें तो क्या दोनों, एक जूट मिल तो प्राइवेट हो गई है, क्या दूसरी जूट मिल खुल पाएगी दोबारा? सारी मशीनें भी बिक गई। हम लोग प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा ये कि कोई जरूरी नहीं कि हम जूठी मिल खोलें, हम पूंजी निवेश कराने की कोशिश करेंगे। मंत्री रहे थे तब भी अपने खाद के फर्टिलाइजर के कारखाना का हमने प्रयास किया, लेकिन वो खुला नहीं। हाँ, इसीलिए नहीं खुला कि जब हम हार गए तो भारत सरकार ने और यहाँ के जो सांसद रहे या जो प्रतिनिधि रहे, उन्होंने उसमें दिलचस्पी नहीं लिया। अगर उसमें दिलचस्पी लिया होता तो यकीनन वो खुल गया होता। अच्छा, दूसरी बताइए, चलिए, एक तो उद्योग धंधा, 5 कार्य बताइए। 4 हमारे यहाँ से पूरे, ऐसे तो सीमांचल से,
लेकिन विशेष रूप से कटिहार से लोगों का पलायन बहुत बड़ी एक समस्या है। आज ये मजबूरी की हालत में, रोजगार की तलाश में लोगों के अलग अलग आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हाँ, हमारी कोशिश ये होगी कि ऐसी स्थिति पैदा करें कि लोगों को यहाँ रोजगार, तो रोजगार मिलेगा तो ही नहीं जाएंगे। इसीलिए तो हमने कहा कि रोजगार उपलब्ध कैसे कराएंगे? पूंजी निवेश कराएंगे, प्राइवेट सेक्टर में हम कोशिश करेंगे। क्योंकि ये दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार में 17-18 साल से नीतीश जी सरकार में हैं, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार जिसको हम कहते हैं। वो डबल इंजन की सरकार होते हुए लोग यहाँ पूंजी निवेश करने को तैयार नहीं है, पूंजी लगाने को तैयार नहीं। क्या वजह है? वजह यह है कि उनको ऐसा अभी तक उनको विश्वास नहीं है। हमने सीधे अडानी जी से एक बार हमने बात की थी, एक फंक्शन में हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा अडानी जी आप सारी दुनिया में लगा रहे हैं लेकिन आप बिहार में क्यों नहीं लगा रहे? तो उन्होंने कहा कि बिहार में हमें इस बात पर अभी तक विश्वास नहीं है कि हम जो पूंजी लगाएंगे तो उसका वो सुरक्षित होगा, हमारे जो वर्कर्स हैं उनके परिवार सुरक्षित होगा। ये हमको अभी तक इसका आपका प्रयास होगा कि बाहर के ऐसा माहौल बनाए और बाहर के लोगों से बिल्कुल हम उनको कन्विंस करेंगे। हमारी कोशिश होगी तो रोजगार हो गया, उद्योग हो गया। हाँ, और दूसरा ये है कि बाढ़ और कटाव, ये हमारे कटिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है और खास तौर पर कटाव, इससे लोगों को कटाव से निजात दिलाएंगे। जो कई गाँव विस्थापित परिवार है उनको आसियाना मिलेगा। हाँ, कोई जगह पूरा भरोसा मिले, इससे कैसे उनको छुटकारा मिले इसकी कोशिश हमारी होगी। 3 चौथा और शिक्षा पर आज बहुत सारे जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा के हासिल करने के लिए दिल्ली जाते हैं। तो एक अच्छे एजुकेशन हब भी बनाने की कोशिश करेंगे। चूँकि हमने अपने समय में जब हमको मौका मिला तो आपको याद होगा कि हमने जैसे यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलवाया, हमने यहाँ केंद्रीय विद्यालय राजीव गांधी का सपना था। हाँ, तो वो हम लोगों ने खुलवाया तो उस समय। और डीएस कॉलेज में वहाँ एमए की पढ़ाई नहीं होती थी तो वहाँ एमए की पढ़ाई हम लोगों ने शुरू किया। केबी झा कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाया और इसी तरह से कई आगे क्या कि एक अब चूंकि आबादी बहुत है, सरकारी स्कूलें भी बहुत है, लेकिन सुविधा मुहैया नहीं है। जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एजुकेशन सरकारी को उठाया है, तो भी इस लेवल का बना दिया है कि लोग प्राइवेट में नहीं जाते। तो क्या आपकी कोशिश होगी यहाँ की एजुकेशन को भी इस तरह? बिल्कुल, देखिए ये बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, 5वां और 4 हो गया, 5वां स्वास्थ्य में आप बोल रहे थे। स्वास्थ्य पर हाँ, हमारा ये है कि आज जो गरीब आदमी की सबसे बड़ी समस्या है वो स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर। वो अपना इलाज नहीं करा सकता, उसको इलाज की सुविधा में क्या करेंगे? हॉस्पिटल खुलवाएंगे? हाँ, हॉस्पिटल खुलवाएं या जो हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल उसको और बेहतर करें। हाँ, उसको बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। जो सब हेल्थ सेंटर सब है गाँव में, देहात में, उनको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। वहाँ उनको अच्छे सदर अस्पताल, बुनियादी सुविधा वहाँ मिल जाती है स्वास्थ्य संबंध में, तो कोई शहर क्यों आएगा, बार बार शहर क्यों आएगा? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सदर अस्पताल तक और बेहतर करेंगे जी। लेकिन एक ध्यान में आपको दिला देता हूँ कि कटिहार से जैसे ट्रेन है, सूरत के लिए भागलपुर से ट्रेन है, सहरसा से ट्रेन है, और सूरत यहाँ का सबसे बड़ा यहाँ से जुड़ा हुआ व्यावसायिक सेंटर है। यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है सूरत के लिए। हाँ, जबकि सहरसा से भी है, मालदा से भी है, और यहाँ चाहिए तो भागलपुर से। सहरसा से है? हाँ, अच्छा। मालदा से भी है लेकिन कटिहार से नहीं है। तो मालदा से किधर होके जाती है वो? मालदा से पाकुड़ होते हुए इधर पटना होते हुए। अच्छा, उधर से जाती है सूरत। तो एक ट्रेन यहाँ से सूरत होता, अगर आपका प्रयास हो तो यहाँ के व्यापारिक सूरत हो जाए तो सबसे बड़ा व्यावसायिक हब है वो। आप ज़रूर प्रयास करेंगे। देखिए हमने वो जैसे बताया आपको रेल के संबंध में कि रेल जब ब्रॉड गेज हमने लाया था तो उसके पीछे भी मेरा उद्देश्य यही था कि कटिहार तमाम देश के महानगरों से जुड़ जाए। उसी तरह नेशनल हाईवे 31-34 को जब मैंने जोड़ा था 81 से, तो उसके पीछे भी उद्देश्य था कि यहाँ से कलकत्ता और दूसरे नगरों से जुड़ जाए, बंगाल से जुड़ जाए, तो उसका हमारे यहाँ के जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग, उनको फ़ायदा पहुँचे। 2 सवाल और, एक आरोप आप पे उसका जवाब चाहिए और एक संभावना उसका जवाब।
एक आरोप आप पे हमेशा जो लगता रहा, आप हमेशा उड़नछू रहते, कटिहार से हमेशा गायब रहते हैं। क्या आगे क्या कैसा रहेगा? जितने नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमको लगता है, बल्कि हमको तो ये लोग मेरी तारीफ करते हैं बिहार के अंदर खास तौर पर, कि बिहार में कोई भी ऐसा सांसद नहीं है जो इतना समय अपने क्षेत्र में देता हो। हम लगातार, कोई महीना ऐसा नहीं होता है जब हम यहाँ नहीं आते। हम अच्छा, मेरी जो अच्छी बात कही है या बुरी बात कही है, चुनाव हारने के बाद भी हमने कटिहार को नहीं छोड़ा। नहीं, ये तो अच्छा है, ये तो मुझे पता है कि चुनाव हारने के बाद भी आप लगातार आते रहे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब जनता अपने प्रतिनिधि को के रूप में, सांसद के रूप में आपको चुनती है, तो जनता की उम्मीदें बढ़ जाती है अपने जनप्रतिनिधि से। नहीं, देखिए, मेंबर पार्लियामेंट की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आप जब एक बार एमपी बन जाते हैं तो आपको उन जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करना होता है। क्या ये बताइए सीधे सवाल में, 2 लाइन में, पहले से वक्त ज्यादा देंगे कटिहार को या नहीं, पहले के जैसा रहेगा? जरूर मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसी हम व्यवस्था करें ताकि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको हर तरह से उनके साथ मेरा संपर्क बना रहे। अंतिम सवाल, अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या आप मंत्री बनेंगे? देखिए, ये तो मेरा फैसला नहीं हो सकता है। ये फैसला तो जो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उनके अधिकार में आता है कि वो अपना मंत्रिमंडल जब बनाए तो किन लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। उसमें पार्टी भी तय करेगी, पार्टी लीडरशिप भी तय करेगी। और जो मेरा अनुभव है, जिसका जिक्र आपने किया कि 6 बार हम 5 बार हम लोकसभा में रहे और 2 बार हम राज्यसभा में रहे, तो उन सब अनुभवों को देखते हुए उम्मीद है कि आपको ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। हमें विश्वास है कि पार्टी जरूर उस पर विचार करेगी। आपको एक जिम्मेदारी देकर आपको टेस्ट भी कर सकती है, आपका और टेस्ट ही होगा ना आपका कि आप मंत्री में आपके टेस्ट एग्जाम में पास होते हैं या नहीं। सही बात। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, बहुत अच्छा लगा। ये था हमारा कार्यक्रम वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। जनाब तारिक अनवर हमारे मेहमान थे। इनसे सारी बातें हुई, राजनीति से जुड़ी, चुनाव से लेकर इनके व्यक्तिगत कैरियर की भी, इनके व्यक्तिगत विचारों के भी, और पूरे देश के चुनाव परिदृश्य पर भी। आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी हम इसी तरह वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में नए नए मेहमानों के साथ बातें करते रहेंगे और गर्मा गर्म मुद्दों पर विचार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से आपको भी और पूरे केबीसी परिवार को कि आपने मुझे मौका दिया एक अच्छे कार्यक्रम में और अपनी बात, अपने विचार रखने का पूरा अवसर दिया। जाने के पहले एक वादा, कल जीत के बाद पहला इंटरव्यू फिर यहीं आपका होगा। बहुत अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर इस तारिक साहब ऑन कैमरा पे नेताओं की क्यों कोशिश होती है कि सीधे नहीं बोलते हैं, वो कोशिश करूँगा हाँ सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ कहने बोलूँगा। हाँ, नहीं, हमारा ये कहना है कि होता क्या है कि बहुत सारी मजबूरी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें। मजबूर तो इंसान जन्म से लेकर, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमेशा रहा है और ये हम चाहेंगे कि इसी तरह आपका आगे भी, भविष्य में भी इसी तरह आपका स्नेह और सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद, सब बखैर, गुड बाय।